हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कब लिखी जा सकती है और किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स हम क्यों लिखते हैं, इस पूरे के पूरे टॉपिक को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कब लिखी जाती है। फ्रेंड्स, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन और कोडोमेन एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उस केस में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इस पॉइंट को समझते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स हम क्यों लिखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक फंक्शन है और किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करना हम ये +1 +2 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रोसेस काफी लंबा है। अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स की अगर जानकारी हो तो उस मैट्रिक्स की हेल्प से भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 1 1 और ऑन टू के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जानकारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से फाइंड आउट करना मुश्किल है, हम उसे मैट्रिक्स की हेल्प से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस को समझते हैं कि किसी वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। मान लेते हैं फ्रेंड्स, Rn कोई वेक्टर स्पेस है जिसका जो बेस फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। आप n को 2 अज्यूम कर सकते हो। मान लेते हैं हम R² कोई वेक्टर स्पेस है, इसका जो बेस फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो R² वेक्टर स्पेस का अगर हम सबसेट कंसीडर करते हैं B, और इस B के अंदर एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स 1 0 और 0 1, तो ये सेट R² वेक्टर स्पेस का बेसिस बनता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इस बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट हैं, और अगर हम इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड कंपोनेंट 0 है, और सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट 0 है और सेकंड कंपोनेंट 1 है। तो इस फॉर्म के एलिमेंट्स का जो सेट है वो R² और R वेक्टर स्पेस का बेसिस बनता है। सिमिलरली आप इसको R³ और R के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो कि R³ और R का अगर हम सबसेट कंसीडर करें, 1 मिनट के लिए जूम करते हैं B' और इसके एलिमेंट की फॉर्म हो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये सबसेट B' R³ और R वेक्टर स्पेस का बेसिस बनता है। और इसको भी हम देख सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड कंपोनेंट 0 है, थर्ड कंपोनेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट में सेकंड कंपोनेंट 1 है, बाकी बचे हुए दोनों कंपोनेंट 0 है, और थर्ड एलिमेंट में थर्ड कंपोनेंट 1 है और फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट 0 है। तो इस तरीके का सबसेट R³ और R का बेसिस बनता है, और इस तरीके के बेसिस को हम इन वेक्टर स्पेसिस के स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। तो आप इस सारे के सारे डेफिनेशन को Rn और R वेक्टर स्पेस के ऊपर भी जनरलाइज कर सकते हो। स्टैंडर्ड बेसिस को समझना काफी जरूरी है। हम इस पॉइंट को अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसको समझना क्यों जरूरी है। अब हम समझते हैं कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले उसको हम इनपुट से डिनोट कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें मैट्रिक्स लिखनी है, हमें उस फंक्शन का पता होना चाहिए, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन का बेसिस पता होना चाहिए और कोडोमेन का बेसिस पता होना चाहिए। हमें इन 3 पॉइंट्स की जानकारी होनी जरूरी है: लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ डोमेन और कोडोमेन का बेसिस। अगर हमें इन 3 पॉइंट्स का पता चल जाता है तो हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बड़ी इजीली लिख सकते हैं। तो जो आउटपुट होगी इस केस में होगी फ्रेंड्स मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम समझते हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखी जाएगी उसकी नोटेशन क्या होगी। नोटेशन होगी फ्रेंड्स T:(B P'). जो ये फर्स्ट B है ये डिनोट करता है डोमेन का बेसिस, सेकंड B' सिंबल डिनोट करता है कोडोमेन का बेसिस, और इनको ब्रेसिस के अंदर लिखा गया है। और ये फ्रेंड्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स की नोटेशन होगी। अब हम समझते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स अज्यूम कर लेते हैं कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी कोडोमेन R² वेक्टर स्पेस है
और कोडोमेन आर क्यूब वेक्टर स्पेस है। तो जब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखी जाएगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा फ्रेंड्स 3x2, यानी कि जो कोडोमेन वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज, और जो डोमेन वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x2। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि मैट्रिक्स लिखी कैसे जाती है, और इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी डोमेन है आर क्यूब ओवर आर, और कोडोमेन है फ्रेंड्स आर स्क्वायर ओवर आर। और जैसा कि इनपुट हमें चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स को लिखने के लिए, हमें टी ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो है फ्रेंड्स x1 प्लस x2 x2 प्लस x3। जैसा कि R3 वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे 3 टपल, और जो आउटपुट हमें मिलेगी फ्रेंड्स वो 2 टपल होगा। तो हम देख सकते हैं जो आउटपुट है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग वो एक 2 टपल एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स इनपुट जो x1 x2 x3 3 टपल है इसके ऊपर डिपेंड करती है। और बेसिस अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स हम, जो बेसिस हमें आर क्यूब वेक्टर स्पेस का गिवन है वो बेसिस है 1 1 1 1 0 0 और 1 1 0, और कोडोमेन का बेसिस हम अज्यूम कर लेते हैं, उसके लिए सिंबल डिनोट करते हैं बी डैश 1 0 0 1। तो जैसा कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखने के लिए जो हमें 3 पॉइंट्स हमारे पास होने जरूरी है, वो तीनों की तीनों हमें गिवन है, टी ट्रांसफॉर्मेशन, डोमेन का बेसिस और कोडोमेन का बेसिस। अब हम समझते हैं कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। हम फ्रेंड्स इस पॉइंट को समझने के बाद इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि अगर डोमेन और कोडोमेन के बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस अगर हमें गिवन हो तो फ्रीक्वेंटली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, हम उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स को लिखते हैं, क्योंकि जब जब बेसिस चेंज होंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की एंट्रीज भी चेंज हो जाती है। डिफरेंट बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स होगी वो फ्रेंड्स डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में जो डोमेन का बेसिस हमें गिवन है उस बेसिस के हर एलिमेंट की हमें इमेज फाइंड आउट करनी है। जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 1, हमें इस एलिमेंट की टी ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग इमेज कैलकुलेट करनी है, और इमेज कैलकुलेट करने के लिए जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसका ही यूज करते हैं। यहां पर x1 है फ्रेंड्स 1, x2 है 1 और x3 है 1। तो जब t1 1 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स वो होगी 2 2। देख सकते हैं x1 प्लस x2 और कॉमा x2 प्लस x3। सिमिलरली हम 1 0 0 इस एलिमेंट की और इमेज को कैलकुलेट करते हैं, और ये इमेज होगी फ्रेंड्स 1 0। और लास्ट जो एलिमेंट है 1 1 0 इसकी और इमेज को कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू होगी फ्रेंड्स 2 1। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिस के सभी एलिमेंट्स की इमेज को कैलकुलेट कर लिया है। यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। स्टेप सेकंड में हम जो हमें इमेज ऑब्टेन हुई है, इन इमेज को हम जो कोडमेन का बेसिस गिवन है उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम जो कि 2 2 हमें ऑब्टेन हुआ है, हमें 2 2 को बी डैश बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें स्केलर्स चाहिए। जैसा कि अभी तक हमें स्केलर्स की जानकारी नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स 2 2 जब इन बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो जो स्केलर्स होंगे वो होंगे ए बी, ए इंटू 1 0 प्लस बी इंटू 0 1। सिमिलरली 1 0 एलिमेंट्स को बी डैश बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए जो स्केलर्स हमें चाहिए वो अज्यूम कर लेते हैं सी 1 0 प्लस डी 0 1। और सिमिलरली जो 2 1 एलिमेंट है उसको बी डैश बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए जो हमें स्केलर चाहिए वो अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स ई और एफ 1 0 प्लस एफ इंटू 0 1। तो फ्रेंड्स हमें अब ए बी सी डी ई एफ इन सभी स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, और उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो फ्रेंड्स ये स्केलर ही होंगे। जिस ऑर्डर में अब ये लिखी गई हैं उसी ऑर्डर में हमें इस मैट्रिक्स में इन स्केलर्स को मेंशन करना है। जैसा कि फर्स्ट जो स्केलर है ए, और इसी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो सेकंड स्केलर यूज हुआ है वो है बी, इसको हम फर्स्ट रो लिखते हैं। सी डी और ई एफ हमें एक मैट्रिक्स ऑब्टेन हो चुकी है इन
स्केलर्स की हेल्प से। और इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स, वही मैट्रिक्स इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इन बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगी। और जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो फ्रेंड्स वो मैट्रिक्स होगी ए बी, जैसा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है फ्रेंड्स 2 क्रॉस 3। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन है R3, कोडोमेन है R2, कोडोमेन का डायमेंशन है 2, डोमेन का डायमेंशन है 3। तो इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होना था। तो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि ए बी सी डी ई एफ इन सभी की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इनको कैलकुलेट करना काफी आसान है। हमें इक्वेशंस बनानी होंगी और इक्वेशंस की हेल्प से हम ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये सोल्व होगा फ्रेंड्स A0, अगर A को हम इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 0B, और इसको सोल्व करें तो C0 प्लस 0D, और इसको सोल्व करें तो E0 प्लस 0F, और इन दोनों एलिमेंट्स को हम फर्दर ऐड करें तो जो हमें एलिमेंट ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स AB, यहां से CD और यहां से EF। और अब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, AB होना चाहिए 2 2 के इक्वल, CD होना चाहिए 1 0 के इक्वल, EF होना चाहिए 2 1 के इक्वल। तो कंपोनेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो ABCD की वैल्यू हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। A की वैल्यू होगी फ्रेंड्स 2, B की वैल्यू होगी 2, मैं डायरेक्ट यहां पर मैट्रिक्स से लिख रहा हूं। C की वैल्यू होगी 1, D की वैल्यू होगी 0, E की वैल्यू होगी 2, F की वैल्यू होगी 1। तो ये मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन हुई है, ये इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है इन बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से हम ए बी सी डी ई एफ वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। कई बार इन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी यूज करते हैं, और इस कंसेप्ट को आप जरूर खुद से सीखें, क्योंकि आगे ये सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चंस आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर खुद से सोल्व करें। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि जो ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की गई थी, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन और कोडोमेन के बेसिस अगर स्टैंडर्ड बेसिस हमें गिवन हो, जैसा कि यहां पर जो बी हमें बेसिस गिवन था इस क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं था, बी डैश स्टैंडर्ड बेसिस था, लेकिन बी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं था। अगर बी हमें स्टैंडर्ड बेसिस गिवन होता तो R3 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है फ्रेंड्स, वो होता जो यहां पर हमने मेंशन किया था। इसके एलिमेंट होते 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। अगर हमें इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन का बेसिस अगर ये गिवन होता और कोडोमेन में भी अगर स्टैंडर्ड बेसिस होता, तो उस केस में हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बड़ी इजीली लिख सकते हैं, उसको हम बड़ी जल्दी से समझते हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोनों साइड जो बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस हो। तो इसकी डायरेक्ट हम मैट्रिक्स लिखना सीखते हैं। हम इतनी सारी की सारी कैलकुलेशन, जब दोनों साइड स्टैंडर्ड बेसिस गिवन हो, हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखेंगे। हम जानते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बड़ी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि जो इनपुट वेक्टर था वहां पर 3 सिंबल यूज हुए हैं, x1 x2 x3। तो इस बात का मतलब फ्रेंड्स, जो फर्स्ट रो होगी उसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, और उन 3 एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड करेगा फर्स्ट कंपोनेंट। यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, x1 का कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर हम 1 पुट करेंगे, x2 का कोफिशिएंट 1 है तो सेकंड एंट्री होगी 1, और x3 का कोफिशिएंट यहां पर नहीं है तो x3 के लिए कोरोस्पोंडिंग यहां पर जो एंट्री पुट होगी फ्रेंड्स वो होगी 0। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस फर्स्ट रो को लिखना समझ गए। जैसा कि फर्स्ट कंपोनेंट है x1 प्लस x2, और इसी कंपोनेंट को देखते हुए हमें फर्स्ट रो को लिखना है, और फर्स्ट रो के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ये डिसाइड करेगा कि जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितने टपल्स के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हुई है। जैसा कि यहां पर जो टपल है वो 3 टपल है, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आने थे, और तीनों एलिमेंट के कोफिशिएंट ये फर्स्ट कंपोनेंट डिसाइड करेगा। अब सेकंड कंपोनेंट की हेल्प से हम सेकंड रो को लिखते हैं।
x1 का कोफिशिएंट यहां पर है ही नहीं, x1 का कोफिशिएंट है 0, x2 का कोफिशिएंट है 1, x3 का कोफिशिएंट है 1। तो बड़ी इजीली हमने इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिख ली जब इस डोमेन और कोडोमेन के जो बेसिस हैं, जब स्टैंडर्ड बेसिस हमें गिवन हो। तो कुछ आप मैट्रिक्स खुद से लिखने की ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अगर x1 x2 x3 हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन हो, x1 x2 x3 ही, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे ढंग से समझा। थैंक यू।